नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल BCS बेसिक फिजिक्स में। आज के इस वीडियो में हम कक्षा 12 जो NCERT की पाठ्य पुस्तक है उसके चौथे चैप्टर गतिमान आवेश एवं चुंबकत्व का एक टॉपिक लेकर चल रहे हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है धारामापी, गैल्वेनोमीटर। आज के इस वीडियो में आप देखेंगे कि धारामापी क्या होता है, धारामापी कितनी प्रकार के होते हैं, इसका सिद्धांत, इसकी बनावट, कार्यविधि के बारे में अध्ययन करेंगे। इसके साथ में आप देखेंगे कि किसी धारामापी से हम एमीटर और वोल्टमीटर किस तरीके से निर्मित कर सकते हैं। तो विद्यार्थियों, इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और मैं धारामापी के बारे में आपको कुछ चीज़ें याद दिलाता हूं। देखिए, धारामापी का नाम आपने सुन लिया होगा। इससे जस्ट पहले जो थर्ड चैप्टर था उसमें आपने व्हीटस्टोन सेतु पढ़ा, मीटर सेतु पढ़ा, विभवमापी पढ़ा। तो उन सब में हमने धारामापी का प्रयोग किया था, धारामापी को हमने यूज में लिया था। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि धारामापी किस टाइप से काम करता है, इसका सिद्धांत क्या होता है, वो हम यहाँ पर भी देख लेते हैं। विद्यार्थियों, धारामापी नाम से ही स्पष्ट है, धारा का मापन करता है। बट एक्चुअल में ये जो धारामापी होता है वो माइक्रो एम्पियर की धारा का मापन करता है। धारा किस रेंज की होनी चाहिए? माइक्रो एम्पियर की। तो जब माइक्रो एम्पियर से ज़्यादा की जब धारा प्रवाहित होती है तब ये पूर्ण स्केल विक्षेप दे देता है, जो रीडिंग्स हैं वो नहीं दे पाता। इसलिए धारामापी का जो मूल कार्य है वो यही रह जाता है, धारा का संसूचन करना, किसी परिपथ में से बहने वाली धारा का पता लगाना। तो धारामापी की सहायता से धारा का संसूचन किया जाता है। संसूचन का मतलब है पता लगाना। तो किसी सर्किट में से बहने वाली धारा का पता लगाने का कार्य कौन करेगा? धारामापी करेगा। क्लियर? धारामापी की सहायता से हम एमीटर और वोल्टमीटर निर्मित कर सकते हैं। और विद्यार्थियों, जो धारामापी है वो दो प्रकार के होते हैं, चल कुंडली धारामापी और चल चुंबक धारामापी। अब यहाँ पर NCERT की पाठ्यपुस्तक में सिर्फ एक प्रकार का धारामापी है और वह है चल कुंडली धारामापी। देखिए, चल कुंडली धारामापी भी दो प्रकार के होते हैं, निलंबित चल कुंडली धारामापी और एक किलकित चल कुंडली धारामापी। बट इतना विवरण NCERT की पाठ्यपुस्तक में नहीं है। हमारी जो पाठ्यपुस्तक है, NCERT की जो बुक है, उसमें चल कुंडली धारामापी दे रखा है और उसके बारे में ही हम यहाँ पर अध्ययन करेंगे। तो विद्यार्थी, जो बातें मैंने अभी बताई उनको मैं आप लोगों के सामने पुट कर देता हूँ, फिर इसकी बनावट, सिद्धांत, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले तो देखिए, धारामापी का काम क्या है कि धारामापी की सहायता से धारा का संसूचन किया जाता है। धारामापी की सहायता से, धारामापी की सहायता से धारा का संसूचन किया जाता है। धारा का संसूचन किया जाता है, संसूचन किया जाता है। फिर देखिए, इस धारामापी इसकी सहायता से हम एमीटर और वोल्टमीटर निर्मित कर सकते हैं। तो यहां पर मैं पुट कर देता हूं, धारामापी की सहायता से, धारामापी की सहायता से एमीटर और वोल्टमीटर, एमीटर और वोल्टमीटर निर्मित कर सकते हैं, निर्मित कर सकते हैं। अब देखिए, धारामापी के प्रकार, धारामापी दो प्रकार के होते हैं। धारामापी के प्रकार दो प्रकार के होंगे। पहला जो प्रकार है वो है चल कुंडली धारामापी, और यही हमारे सिलेबस में है।
चल कुंडली धारा मापी। इसके अंदर एक आयताकार कुंडली लगी रहती है जो कि धारा के प्रवाह के साथ में घूमती है, इसलिए इसको चल कुंडली धारा मापी कहेंगे। दूसरा जो प्रकार होता है वो है चल चुंबक। इसमें चुंबक घूमती है, तो चल चुंबक धारा मापी ये सिलेबस में नहीं है। ठीक है। चल कुंडली धारा मापी की जो बनावट है वो अब मैं आप लोगों के सामने रख देता हूं कि बनावट किस प्रकार से होती है, फिर इसके सिद्धांत के बारे में यहां पर हम चर्चा करेंगे। देखिए इसकी बनावट किस प्रकार की रहती है। अब देखिए विद्यार्थी ध्यान देंगे, मैं जो समझा रहा हूं उसके एक एक बिंदु पर आप लोगों को ध्यान रखना है। ये हमारे पास में यहां पर एक दृढ़ आधार है। क्या है? दृढ़ आधार। और यहां पर एक वायर इस तरीके से लटका रहता है और उससे एक फॉस्फर ब्रॉन्ज का ये वायर होता है। इसके साथ में एक स्प्रिंग भी यहां पर लगी होती है। उस स्प्रिंग से एक इस तरीके से आयताकार कुंडली लटकी होती है और उसके निचले सिरे पर भी एक अन्य स्प्रिंग लगी होती है और इसे भी एक दृढ़ आधार से कनेक्ट कर देते हैं। इस आयताकार कुंडली को जो आप लोग यहां पर देख रहे हैं त्रिज्य चुंबकीय क्षेत्र के मध्य रखा जाता है। ये त्रिज्य चुंबकीय क्षेत्र क्या है इसे भी आप लोग समझ लेंगे। ये जैसे N ध्रुव है चुंबक का, ये S ध्रुव है। देखो इसे आप लोग समझ लीजिए क्या क्या है ये सब, कि यहां से ये हमारे पास में है दृढ़ आधार। ये दृढ़ आधार है। इन दोनों के मध्य एक स्प्रिंग यहां पर लगी हुई है। ये क्या लगी है? यहां पर एक स्प्रिंग लगी है, एक स्प्रिंग यहां पर लगी है और इन दोनों के बीच में ये हमने लटका दिया है एक आयताकार कुंडली। ये क्या है? आयताकार कुंडली यहां पर लटकी हुई है। इस आयताकार कुंडली के ऊपर बहुत सारे विद्युत रुद्ध तांबे के तार लिपटे होते हैं। बहुत छोटी सी, यदि हम धारामापी इतना सा होता है तो इसमें कुंडली का आकार इतना ही होगा और उसमें बहुत पतले से विद्युत रुद्ध तांबे के तार इस पर लिपटे होते हैं। तो यहां पर इसमें बहुत सारे तांबे के विद्युत रुद्ध तार इस तरीके से लिपटे होते हैं। इस तरीके से इसमें मौजूद होंगे, लिपटे होंगे ऐसे। क्लियर? अब इस आयताकार कुंडली के मध्य भाग में एक बेलनाकार कच्चे लोहे की क्रोड रखी होती है। बेलनाकार होगा, कच्चे लोहे की होगी और इसके मध्य भाग में यहां पर मौजूद होगी। ये किसकी बनी है? कच्चे लोहे की बनी हुई है, बेलनाकार है। इस तरीके से इसे हमने दिखाया है। क्लियर? ये हमने रख दी है। इसके ये है आयताकार कुंडली के मध्य भाग में रखी कच्चे लोहे की बेलनाकार क्रोड। ये क्या है? बेलनाकार क्रोड, मतलब कच्चे लोहे की बनी हुई है, बेलन वाला हिस्सा होता है। तो ये इसके डायग्राम में होगा और यहां पर लगा होता है एक संकेतक। यहां पर क्या लगा होगा? एक संकेतक, एक सुई यहां पर लगी होती है। ये क्या है? संकेतक होता है। एक यहां पर छोटा सा दर्पण भी होता है। क्या होता है? दर्पण होता है। समतल दर्पण भी यहां पर अवस्थित होगा। ये जो वायर होता है वो फॉस्फर ब्रॉन्ज का वायर होता है। किसका वायर होगा? फॉस्फर ब्रॉन्ज का। यहां से हम करंट फ्लो करवाएंगे और यहां से जो करंट है वो इसमें से बाहर निकलेगी। विद्यार्थियों एक बार इस डायग्राम को फिर से समझ लीजिए कि धारामापी के अंदर दो त्रिज्य कटे हुए चुंबक लगे होते हैं। यहां पर दो चुंबक होंगे। देखिए मैं यहां से इसको हटा रहा हूं और इन चुंबकों की जो बनावट है इसको आप लोगों को समझा देते हैं। क्या है, किस तरीके से ये चुंबक कटे हुए हैं, एक बार इसको समझ लीजिए
विद्यार्थी यदि इन दोनों चुंबकों को ऊपर से यदि आप देखें तो ये इस तरीके से अवतलाकार कटे हुए चुंबक होते हैं। ऐसे चुंबक आप लोगों को दिखाई पड़ेंगे ऊपर से देखने पर। ऊपर से देखेंगे तो इस तरीके के नजर आएंगे N और ये S। ये इधर वाला चुंबक है, ऊपर से इस तरीके से कटा हुआ है। दूसरा वाला चुंबक है वो इस तरीके से है। दोनों चुंबक इस तरीके से कटे हुए होते हैं। और देखिए यहां पर लगी होती है बेलनाकार कच्चे लोहे की क्रोड। ये क्या है? बेलनाकार कच्चे लोहे की क्रोड। और इसके चारों ओर मौजूद होती है ये हमारे पास में आयताकार कुंडली। आयताकार कुंडली इस तरीके से रहेगी, वो किसी एक तल के अंदर रह जाएगी। अब विद्यार्थियों ये हमारे पास में क्या है? ये है बेलनाकार क्रोड, जो कि ऊपर से देखने पर वृत्ताकार दिखाई पड़ती है। यदि आप इसको ऊपर से देखेंगे तो ये कैसे दिखाई पड़ेगी? वृत्ताकार दिखाई पड़ेगी। इधर से देखेंगे तो इस तरीके से नजर आएगी। तो ये मैंने जो डायग्राम दिखाया है वो ऊपर से दिखाया है, इसलिए जो कुंडली है वो इसका इतना हिस्सा दिख रहा है, ये पीछे इस तरीके से मौजूद होती है। ये जो आप देख रहे हैं ये कच्चे लोहे की बनी हुई है। किसकी बनी है? ये कच्चे लोहे की। और जो कच्चा लोहा होता है विद्यार्थी वो लोहा चुंबकीय पदार्थ होता है। लोहा चुंबकीय पदार्थ होता है, उसमें से चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं निर्वात की तुलना में बहुत ज्यादा मात्रा में गुजरती है। तो यहां से जो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं निकलेगी, कहां से निकलेगी? इस चुंबक के उत्तरी ध्रुव से वो सारी की सारी चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं इस कच्चे लोहे की क्रोड में प्रवेश करती है। किसमें प्रवेश करेगी? कच्चे लोहे की क्रोड में प्रवेश करेगी और इस तरीके से इसमें से बाहर भी निकलती है। इस तरीके से इसमें से बाहर भी निकलती है। ऐसे इसमें प्रवेश करेगी और इसमें से इस तरीके से ये बाहर भी निकलती है। अब आप यहां पर देखेंगे कि ये जो कच्चे लोहे की क्रोड है इसका काम सुन लीजिए, समझ लीजिए कि जो त्रिज्यीय चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है इस कच्चे लोहे की क्रोड का काम है, एक तो ये जो कुंडली है वो बार बार इस तरीके से दोलन गति ना करें, उसमें अवमंदन उत्पन्न करने का काम करती है ये कच्चे लोहे की क्रोड। ये जो अवमंदन कैसे क्रिएट करती है इसको हम एक अगला जो चैप्टर आएगा भंवर धारा का, जो अगले से भी अगला मतलब छठा चैप्टर, उसमें हम देख लेंगे भंवर धारा का जो कॉन्सेप्ट है, वहां पर इसको समझेंगे अच्छे से। इसका दूसरा काम यह है कि इसमें से मैक्सिमम चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं गुजर सके। ज्यादा से ज्यादा मैग्नेटिक लाइंस जब इसमें से गुजरती है तो देखिए क्या होता है, ज्यादा से ज्यादा चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं इसमें इसकी पास की ओर आएगी और कुंडली इसके बस यही इतनी दूरी में घूमती है, थोड़ी सी दूरी में। तो जो ज्यादातर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं हैं इस आयताकार कुंडली में से होकर गुजरेगी विद्यार्थियों। ज्यादातर जो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं हैं वो इस आयताकार कुंडली में से होकर गुजरती है। यहां से चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं आएगी वो इस आयताकार कुंडली के तल में से होकर गुजरती है। कुंडली के तल में से होकर गुजरती है, मतलब जो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं हैं वो इसके तल के अनुदिश होती है, कुंडली के तल के अनुदिश होगी। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं मोस्टली ज्यादातर इस आयताकार कुंडली में से गुजरेगी, अर्थात चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं इस आयताकार कुंडली के तल में होगी। तो यहां तक समझ में आ गया? ये भी आप लोगों को समझ में आ जाना चाहिए, ये डायग्राम भी आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो ये थी इसकी बनावट। इस बनावट को एक बार फिर से मैं समझा देता हूं विद्यार्थियों कि धारामापी में दो अवतलाकार कटे हुए चुंबक होते हैं, इस तरीके से कटे होते हैं। इसमें क्वेश्चन ये बनता है कि अवतलाकार क्यों कटे होते हैं? तो इसका कारण है कि ये त्रिज्यीय चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करने में। त्रिज्यीय का मतलब ये है कि जो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं हैं वो सारी की सारी इस कुंडली में से होकर गुजरनी चाहिए, इसके तल में से होकर गुजरनी चाहिए। और जब इस कुंडली के ऊपर बल युग्म आघूर्ण काम करेगा तो क्षेत्रफल और चुंबकीय क्षेत्र का बीच का जो एंगल है वो 90 डिग्री हम लेकर चलेंगे। मैक्सिमम बल युग्म आघूर्ण काम करें, इसके लिए हम त्रिज्यीय चुंबकीय क्षेत्र यूज में लेते हैं। और त्रिज्यीय चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करने के लिए इसे इन चुंबकों को हम अवतलाकार काट देते हैं। इस तरीके से हम इनको काट देते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को समझ में आ गया कि जो धारामापी में प्रयुक्त चुंबक है वो अवतलाकार कटे होते हैं।
तो क्यों कटे होंगे? त्रिज्यीय चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करने के लिए, और त्रिज्यीय चुंबकीय क्षेत्र से कुंडली पर मैक्सिमम में बलयुग्म आघूर्ण काम करता है। क्लियर? दूसरा इसमें क्वेश्चन ये बनता है कि धारामापी में बेलनाकार क्रोड का प्रयोग क्यों किया जाता है? तो विद्यार्थी इसका आंसर भी सुन लीजिए। जो धारामापी में प्रयुक्त बेलनाकार क्रोड होता है वो कच्चे लोहे का बना होता है और उसमें से मैग्नेटिक लाइंस मैक्सिमम में गुजर सकती है। तो यहाँ से जब चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं अधिकतम मात्रा में गुजरेगी तो यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र और क्षेत्रफल सदिश के बीच का जो एंगल है वो 90 डिग्री हो जाएगा। दूसरा रीजन ये समझ में आ गया। इसके साथ में एक रीजन इसका और होता है, मूल रीजन इसका और होता है। क्या है कि इसमें जो संकेतक का प्रयोग होता है वो इस तरीके से दोलन गति करता है। तो दोलन गति को रोकने के लिए यहाँ पर कच्चे लोहे की क्रोड का प्रयोग किया जाता है। ये उस संकेतक की दोलन गति में मंदन उत्पन्न करती है, अवरोध उत्पन्न करती है, और उस अवरोध उत्पन्न करने के लिए ही, उसमें दोलन गति को रोकने के लिए ही यहाँ पर कच्चे लोहे की बेलनाकार क्रोड का प्रयोग किया जाता है। तो विद्यार्थियों, दो उत्तलाकार चुंबक होते हैं और उनके मध्य में एक आयताकार कुंडली लटकी होती है, उसके मध्य भाग में बेलनाकार क्रोड होता है। ये जो आयताकार कुंडली है वो फॉस्फर ब्रोंज के तार से लटकी होती है। फॉस्फर ब्रोंज एक मिश्र धातु है और इसका ही प्रयोग क्यों करते हैं? क्योंकि ये कुंडली बार बार घूमेगी तो इस तार के अंदर ये तार क्या होगा, इस तरीके से उसमें मरोड़ी लगेगी, घूमता है वापस आता है इस तरीके से। और आपने अपने दैनिक जीवन के अंदर बहुत बार इस तरीके से तार को बार बार मोड़ने पर तोड़कर देखा होगा। यदि किसी तार को तोड़ना हो, सिल्वर का बना तार है, एल्यूमिनियम का बना तार है, तो उस तार को यदि आप बार बार यदि इस तरीके से मोड़ रहे हैं तो उस जगह से टूट जाएगा। यहाँ पर भी क्योंकि उनकी प्रत्यास्थता क्षीण हो जाती है और अंततः वो टूट जाते हैं। यहाँ पर भी ऐसा ही हो रहा है कि ये जो वायर होता है वो बार बार इस तरीके से घूमेगा, प्रत्यास्थता क्षीण हो जाएगी, ये तार टूट सकता है। तो ऐसे तार का यहाँ पर प्रयोग करते हैं कि जिसकी प्रत्यास्थता न के बराबर क्षीण हो। बार बार यदि इसमें मरोड़ी उत्पन्न हो तो उसके ऊपर कोई प्रभाव ना पड़े। तो ऐसी जो धातु है वो है फॉस्फर ब्रोंज मिश्र धातु। तो फॉस्फर ब्रोंज का प्रयोग क्यों किया जाता है? ताकि वो अधिक से अधिक प्रत्यास्थता रख सके, उसमें कम से कम प्रत्यास्थता क्षीण हो। समझ में आ गया? अब विद्यार्थी इसके साथ में यहां पर एक स्प्रिंग लगी होगी, यहां पर एक स्प्रिंग लगी होगी। ये किस काम में आती है वो भी समझ लीजिए। विद्यार्थी यहां से करंट आएगी, इसके अंदर से आएगी, इस तरीके से यहां से बार बार विभिन्न जो फेरे इस पर लिपटे हुए हैं, तार इस पर लिपटे हुए सभी वायर्स में से गुजरेगी, फिर अंततः इधर से जाती हुई इधर आ जाएगी। अब ये जो करंट इधर इसमें से आई तो हमने एक टॉपिक पढ़ लिया है इसी चैप्टर में कि एक समान चुंबकीय क्षेत्र में रखे आयताकार लूप पर बल युग्म आघूर्ण तो काम करता है mb sin थीटा। जब एक समान चुंबकीय क्षेत्र में किसी आयताकार कुंडली को हमने रखा तो उसके ऊपर बल युग्म आघूर्ण तो काम करने लग जाता है। तो बराबर mb sin थीटा होता है। क्या होता है? mb sin थीटा। वो हमने पढ़ लिया था, समझ लिया था। तो यहां पर भी इस कुंडली पर भी बल युग्म आघूर्ण काम करेगा। ये कुंडली विक्षेपित होगी, घूमेगी। अब घूम गई तो इसके साथ में ये संकेतक भी घूमता है इस तरीके से और रीडिंग्स देता है। जैसे मान लीजिए कि जिधर घूम रहा है तो उधर उस डायरेक्शन में धारा, इधर घूमेगा तो इधर धारा बह रही है, इधर घूम रहा है तो इधर धारा बह रही है। तो ये धारा की दिशा का मापन करता है, धारा का पता लगाने का काम धारामापी की सहायता से किया जाता है। तो विद्यार्थियों, ये जो स्प्रिंग है ऊपर नीचे हमने दिखाई है, ये दोनों स्प्रिंग इसको मूल अवस्था में लाने का कार्य करते हैं। जैसे धारा फ्लो बंद हो गया तो उसको वापस उसी पोजीशन में लाने का काम कौन करती है? यही स्प्रिंग करती है, फॉस्फर ब्रोंज का वायर करता है। अब इसके अलावा आप लोगों को इसमें से कुछ समझ में नहीं आया तो बता दीजिए कि ये दो ऊपर नीचे स्थायी दृढ़ आधार लगे होते हैं जिनकी सहायता से ये जो आयताकार कुंडली है वो यहाँ पर लटकी होती है। विद्यार्थी, इतना समझ में आ गया? तो ये था धारामापी की बनावट, और मैंने आप लोगों को यहाँ पर समझा दिया है, क्लियर कर दिया है कि कैसे त्रिज्यीय क्षेत्र काम करता है, क्यों अवतलाकार चुंबक का हम प्रयोग करते हैं। अब हम इसकी बात करते हैं कार्य विधि की। मैं सिद्धांत थोड़ा बाद में बता देता हूँ। कार्य विधि कैसे काम करता है? विद्यार्थियों,
यहाँ से धारा का फ्लो होगा। ये सब कुछ हम पुट नहीं करवाएंगे। और यदि आप लोगों को इस टॉपिक के नोट्स चाहिए तो हम आपको प्रोवाइड करवा देंगे। इस वीडियो के अंत तक बने रहिए। आप लोगों को एक हमारे व्हाट्सएप पे नंबर दी जाएंगी जिससे आप इस टॉपिक के नोट्स प्राप्त कर सकते हैं। तो देखिए कैसे काम करता है, कार्यविधि भी लगे हाथ समझ लीजिए कि यहाँ से जब करंट का फ्लो होता है तो करंट यहाँ से आएगी, करंट यहाँ से आएगी तो इस कुंडली में से भी बहेगी। और जब किसी धारावाही कुंडली में से विद्युत का प्रवाह होता है तो उस कुंडली पर बलयुग्म आघूर्ण काम करता है। टो बराबर एम बी साइन थीटा काम करेगा। टो बराबर क्या काम करेगा? एम बी साइन थीटा, ये काम करेगा। इतना बलयुग्म आघूर्ण इसके ऊपर काम करता है, इसमें विक्षेप आता है। इसके साथ में यहां पर एक संकेतक लगा होता है। जैसे इसमें विक्षेप आएगा तो ये संकेतक भी विक्षेपित हो जाएगा, संकेतक भी मुड़ जाएगा, तो वो धारा की उपस्थिति का पता लगा लेता है। तो इस तरीके से ये काम करेगा। और देखिए विद्यार्थियों, यदि धारा की दिशा अपोजिट कर दी जाए तो कुंडली में जो विक्षेप है वो भी अपोजिट हो जाएगा, क्योंकि धारामापी का काम ही यही है, धारा का पता लगाना, धारा की दिशा को बताना। तो विद्यार्थियों इसकी कार्यविधि भी आप लोगों को समझ में आ गई होगी। अब मैं इसके सिद्धांत की ओर ले चलता हूं आप लोगों को। सिद्धांत क्या है? इसमें से जितनी ज़्यादा आप धारा प्रवाहित करेंगे इस कुंडली में उतना ही ज़्यादा विक्षेप आएगा, संकेतक उतना ही ज़्यादा विक्षेपित होगा। एक बार फिर से सुन लीजिए, इसका सिद्धांत क्या है कि धारामापी में जितनी ज़्यादा आप धारा प्रवाहित करवाएंगे कुंडली में उतना ही विक्षेप उत्पन्न होगा। तो कुंडली में उत्पन्न विक्षेप कुंडली से प्रवाहित धारा के समानुपाती होता है। इसको एक बार फिर से सुन लीजिए, कुंडली में उत्पन्न विक्षेप कुंडली से प्रवाहित धारा के समानुपाती होता है। इसको मैं यहां पर आप लोगों के सामने प्रूफ भी कर देता हूं कैसे कैसे ये समानुपाती होंगे एक दूसरे के। देखिए विद्यार्थियों, अब देखिए विद्यार्थियों, धारामापी का सिद्धांत। इस धारामापी का सिद्धांत क्या है कि धारामापी की कुंडली से प्रवाहित धारा और कुंडली में उत्पन्न विक्षेप दोनों एक दूसरे के समानुपाती होंगे। कैसे? धारामापी की कुंडली में, सिद्धांत का मैं स्टेटमेंट यहां पर प्रूफ लिख देता हूं, फिर उसको हम प्रूफ कर देंगे। धारामापी की कुंडली में उत्पन्न विक्षेप, कुंडली में उत्पन्न विक्षेप धारामापी की कुंडली में उत्पन्न विक्षेप कुंडली से प्रवाहित धारा के समानुपाती होता है। कुंडली से प्रवाहित धारा के समानुपाती होता है, धारा के समानुपाती होता है। ये है कुंडली में उत्पन्न विक्षेप को हम फाई से, प्रवाहित होने वाली धारा को आई से पुट कर देंगे। फाई समानुपाती हो गया आई के। इसको हम यहां पर प्रूफ करने वाले हैं। विद्यार्थी, जब कुंडली में से आई धारा प्रवाहित होती है, कुंडली में यदि फेरों की संख्या हम n कंसीडर कर लें, कुंडली का क्षेत्रफल a कंसीडर कर लें, तो किसी धारावाही कुंडली पर चुंबकीय क्षेत्र में लगने वाला बलयुग्म आघूर्ण हम पढ़ चुके हैं। और यहां पर क्या होगा देखिए, धारामापी की कुंडली पर, धारामापी की कुंडली पर लगने वाला बलयुग्म आघूर्ण, बलयुग्म आघूर्ण, बलयुग्म आघूर्ण को हम टो से पुट करते हैं। टो बराबर होता है एम बी साइन थीटा। टो बराबर क्या होता है? एम बी साइन थीटा। ये जो स्मॉल एम है ये होता है चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण, और चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण होता है कुंडली से कुंडली में फेरों की संख्या
कुंडली में से प्रवाहित धारा और कुंडली के क्षेत्रफल के गुणन के बराबर। ये है चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण स्मॉल m। अब देखिए त्रिज्यीय चुंबकीय क्षेत्र यहां पर हम ले रहे हैं। त्रिज्यीय चुंबकीय क्षेत्र के कारण जो बलयुग्म आघूर्ण है वो मैक्सिमम क्रिएट होता है। थीटा की वैल्यू 90 डिग्री हो जाती है और साइन 90 का जो मान है वो कितना हो जाता है 1। देन यहां से टो बराबर क्या आ गया हमारे पास में, m की वैल्यू कितनी है NIA। ये b यहां पर पड़ा ही है, साइन 90 की वैल्यू हो गई 1। इसे मैं देता हूं इक्वेशन नंबर 1। विद्यार्थियों इक्वेशन नंबर 1 आप लोगों को समझ में आ जानी चाहिए। इसके पश्चात आप देखिए कि जब ये कुंडली घूमती है, मुड़ती है, घूर्णन गति करती है, तो इस फॉस्फर ब्रोंज के वायर में ऐंठन उत्पन्न हो जाती है, मरोड़ी उत्पन्न हो जाती है। ये जो ऐंठन या जिसे हम मरोड़ी कह रहे हैं, इसके कारण से भी एक बलयुग्म आघूर्ण क्रिएट होता है। देखो समझना इस चीज को कि कुंडली ऐसे घूम रही है तो इसके ऊपर लगा जो वायर है उसमें ऐंठन उत्पन्न हो जाएगी। क्या उत्पन्न हो जाएगी? ऐंठन। वो ऐंठन उसको प्रारंभिक अवस्था में लाने का प्रयास करती है। कुंडली ऐसे घूम रही है, वो जो ऐंठन उत्पन्न हो रही है वो उसको वापस उसी पोजीशन में लाने का कार्य करती है। तो ये जो तार में उत्पन्न ऐंठन है उसके कारण से जो बलयुग्म आघूर्ण उत्पन्न होता है वो हम कक्षा 11 में पढ़ चुके हैं। टो बराबर C × फाई होता है, जहां फाई कुंडली में उत्पन्न विक्षेप होता है। जहां फाई क्या होता है? कुंडली में उत्पन्न विक्षेप। तो एक एक टर्म को आप लोगों को समझना है। यहां पर देखिए क्या है, निलंबित। निलंबित का मतलब है जो लटका हुआ है। तार में उत्पन्न ऐंठन के कारण, उत्पन्न ऐंठन के कारण, ऐंठन के कारण बलयुग्म आघूर्ण क्या होगा, उसे हम टो से पुट करेंगे। किससे पुट करेंगे? टो से, जो कि C × फाई। एनसीईआरटी की पाठ्य पुस्तक में यहां पर K का प्रयोग किया गया है। C लिख दो, C बेटर रहेगा। ये जो C है इसको हम ऐंठन नीयतांक कहते हैं। फाई है कुंडली में उत्पन्न विक्षेप। C क्या है? ऐंठन नीयतांक। इसे मरोड़ी नीयतांक भी कहा जाता है। मरोड़ी वर्ड है वो साइंस का ही वर्ड है, ठीक है, लगता मारवाड़ी का वर्ड जैसा है। ये जो फाई है वो है कुंडली में विक्षेप, कुंडली में विक्षेप। तो विद्यार्थी ये हमारे पास में इस कुंडली के ऊपर लगने वाले दो बलयुग्म आघूर्ण आ चुके हैं। दोनों जो बलयुग्म आघूर्ण है उनका परिमाण समान है, टो की वैल्यू समान है, तो दोनों को हम इक्वल पुट कर देते हैं, दोनों को हम बराबर पुट कर देंगे। तो विद्यार्थी मैं यहाँ से इसको अब हटा देता हूँ, इसे डायग्राम को, और इसके स्थान पर ही पुट कर देंगे हम इसका सिद्धांत। देखिए हमारे पास में आ गई है समीकरण 1 और 2। तो समीकरण 1 व 2 से, 1 व 2 से ये 1 है, ये समीकरण 2 है। दोनों को हम इक्वल पुट कर देंगे क्योंकि दोनों ही टो के इक्वल है, दोनों ही किसके तुल्य है? टो के बराबर। तो यहां पर हमारे पास में आ गया C फाई इक्वल टू NIAB, NIAB। यहां से हम इसको क्या पुट कर दें? फाई इक्वल टू NAB अपॉन C, NAB अपॉन में C इंटू में I। ये जो ब्रैकेट हमने NAB अपॉन C के रूप में लिखा है, इसका मान किसी कुंडली के लिए नियत रहता है। N फेरों की संख्या नियत, कुंडली का क्षेत्रफल नियत, यदि चुंबकीय क्षेत्र लगाए वो नियत, C ऐंठन नियतांक नियत। तो ये जो ब्रैकेट है ये नियत रहता है। इस ब्रैकेट वाली राशि को हम यहाँ से, ये 1/K के बराबर, जिसको हम धारा मापी का प्रवर्धन गुणांक कहते हैं, बट यहाँ पर इतना कुछ हमारे को यूज में नहीं लेना। आप तो ये इतना ध्यान रखें कि ये जो फाई है ये यदि कांस्टेंट है तो फाई है वो किसके समानुपाती आ गया?
I के समानुपाती आ गया। और यही है धारामापी का सिद्धांत कि कुंडली में, धारामापी की कुंडली में उत्पन्न विक्षेप उसमें से बहने वाली धारा के समानुपाती होता है। यही क्या है? यही धारामापी का सिद्धांत है। धारामापी का सिद्धांत है। धारामापी का सिद्धांत है। अर्थात क्या है धारामापी का सिद्धांत, वो भी देख लीजिए। अर्थात धारामापी की कुंडली में उत्पन्न विक्षेप यही है। विद्यार्थी वैसे पुट कर दिया है, बार बार लिखने से कोई मतलब नहीं है। आप लोग तो समझ लीजिए कि धारामापी की कुंडली में उत्पन्न जो विक्षेप है फाई, वो उस कुंडली में से बहने वाली धारा के समानुपाती होता है। तो ये मैंने यहां पर पुट कर दिया, प्रूफ भी कर दिया। तो विद्यार्थियों आप लोगों को धारामापी का जो सिद्धांत है वो समझ में आ गया होगा। अब हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं विद्यार्थियों। अब यहां पर हम चर्चा करेंगे धारामापी की सुग्राहिता। देखिए धारामापी की सुग्राहिता का अर्थ क्या है कि जब धारामापी से अल्प धारा प्रवाहित करवाएं तो उसके विक्षेपक में पर्याप्त यदि विक्षेप यदि मिल जाता है, प्राप्त हो जाता है, इसका अर्थ ये होता है कि वह धारामापी सुग्राही होता है। धारामापी कैसा होगा? सुग्राही होगा। तो देखिए यहां पर पुट कर देता हूं धारामापी की सुग्राहिता। धारामापी की सुग्राहिता। धारामापी की सुग्राहिता का क्या अर्थ है? इसका अर्थ है कि, इसका अर्थ है कि धारामापी में अल्प धारा प्रवाहित करने पर, धारामापी में अल्प धारा का प्रवाह करने पर, अल्प धारा का प्रवाह करने पर कुंडली में, कुंडली या हम कह सकते हैं विक्षेपक में पर्याप्त विक्षेप प्राप्त हो। यदि ऐसा होता है तो वो धारामापी सुग्राही होता है। धारामापी कैसा होगा? सुग्राही। अब उसके पश्चात में बात करता हूं यहां पर धारा सुग्राहिता। देखो हम धारामापी को एमीटर में चेंज करेंगे तो उस स्थिति में जो धारा है वो अल्प विक्षेप में यदि पर्याप्त धारा, अल्प धारा प्रवाहित करने पर यदि पर्याप्त विक्षेप यदि प्राप्त होता है तो उसे हम धारा सुग्राहिता कहेंगे। तो प्रति एकांक धारा प्रवाहित करने पर जो उत्पन्न विक्षेप होता है उसको हम धारा सुग्राहिता कहेंगे। धारा सुग्राहिता को फाई आई से पुट किया जाएगा। फाई आई ये होता है किसके बराबर है? देखो फाई आई बराबर होता है फाई अपोन में आई। फाई अपोन में आई में आपको फॉर्मूला बताता हूं, ये होता है एन ए बी अपॉन सी के बराबर। क्योंकि अभी हमने एक फॉर्मूला देख लिया था, फाई बराबर क्या होता है? एन ए बी अपॉन सी इंटू में आई, ये फॉर्मूला है। तो मैंने यहां से इस आई को इधर डिवाइड में ले आया तो एन ए बी अपॉन में सी रह गया, एन ए बी अपॉन सी के इक्वल आ गया। तो देखिए इसकी जो डेफिनेशन है वो आप लोगों के सामने रख देता हूं मैं कि किसी धारामापी में एकांक धारा, बट्टे वाली राशि को एक कर दिया जाए तो जो फाई है वही धारा सुग्राहिता की तुल्य होगा। तो किसी धारामापी में एकांक धारा प्रवाहित करने पर, एकांक धारा प्रवाहित करने पर, किसी धारामापी में एकांक धारा प्रवाहित करने पर उसमें उत्पन्न विक्षेप, उसमें उत्पन्न विक्षेप धारा सुग्राहिता कहलाता है। धारा सुग्राहिता
कहलाता है। उत्पन्न विक्षेप को हम धारा सुग्राहिता कहेंगे। अब ये देखिए कि जो धारा सुग्राहिता है फाई अपॉन में आई, फाई आई से पुट कर रहे हैं, ये किसके बराबर होगा, इसकी वैल्यु कैसे, धारा सुग्राहिता कैसे बढ़ाई जा सकती है, एन का मान बढ़ाकर, एक का मान बढ़ाकर, बी का मान बढ़ाकर, सी का मान घटाकर, अर्थात कुंडली में फेरों की संख्या बढ़ाकर, कुंडली का क्षेत्रफल बढ़ाकर, चुंबकीय क्षेत्र बढ़ाकर और ऐंठन नियतांक कम करके हम धारा सुग्राहितों को इंक्रीज कर सकते हैं। अब विद्यार्थियों हम बात करते हैं, ये जो धारा सुग्राहिता है वो एमीटर में प्रयुक्त होगी, क्योंकि एमीटर में ही हम धारा प्रवाहित करते हैं। अब हम बात करते हैं वोल्टेज सुग्राहिता की। वोल्टेज सुग्राहिता सिमिलर तरीके से ही है। वोल्टेज सुग्राहिता को हम फाई वी से पुट करेंगे। किससे लिखा जाएगा, फाई वी, और ये फाई वी किसके तुल्य होगा, फाई अपॉन में वी के बराबर। वी किसके बराबर होता है, ओम के नियम से आई इंटू आर के बराबर। देखो मैंने इस वी के स्थान पर क्या रख दिया, आई इंटू आर, तो फाई अपॉन में आई इंटू आर आ गया। फाई अपॉन में आई, फाई अपॉन में आई किसके बराबर है, एन ए बी के बराबर, एन ए बी अपॉन में सी के बराबर, ये आर पढ़ा ही है, तो फाई वी बराबर आ गया एन ए बी अपॉन में सी आर, एन ए बी अपॉन में सी आर के इक्वल आ गया। अब देखो तो वोल्टेज सुग्राहिता है फाई वी जो कि एन ए बी अपॉन सी आर के इक्वल है, ये किस पर डिपेंड करती है, किसी भी राशि पर डिपेंड नहीं करती। देखो इनमें से किसी राशि पर डिपेंड नहीं करती, क्यों, क्योंकि एन का मान, बी का मान, इनका मान सब चेंज करेंगे तो आर का मान भी चेंज हो जाएगा। इस हिसाब से फाई वी इन राशियों पर डिपेंड नहीं करता। अब देखो तो यहां पर इसकी डेफिनेशन क्या है कि यदि हम v का मान कितना कर दें, 1 कर दें, v का मान कितना कर दें कि धारामापी के सिरों पर एकांक विभवांतर लगाने पर कुंडली में उत्पन्न जो विक्षेप होता है उसी को हम वोल्टेज सुग्राहिता कहते हैं। तो देखिए धारामापी के सिरों पर, धारामापी के सिरों पर एकांक विभवांतर लगाने पर, एकांक विभवांतर लगाने पर कुंडली में उत्पन्न विक्षेप, कुंडली में उत्पन्न विक्षेप वोल्टेज सुग्राहिता कहलाता है। वोल्टेज सुग्राहिता, वोल्टेज सुग्राहिता कहलाता है। तो इसे आप, इसका जो मात्रक है ये तो हो जाएगा खानों की संख्या या डिवीजन प्रति वोल्ट में इसका मापन करेंगे और इसको डिवीजन प्रति एम्पियर में इसका मापन किया जाएगा। अब इसके पश्चात हम यहां पर अब देखेंगे धारामापी का एमीटर में रूपांतरण। धारामापी का एमीटर में रूपांतरण। विद्यार्थियों धारामापी धारा का संसूचन करता है, धारा का पता लगाता है। ये जो धारामापी होता है वो माइक्रो एम्पियर की धारा का पता लगा लेता है, माइक्रो एम्पियर की विद्युत धारा का पता लगा लेता है। अब इसकी सहायता से हम धारा का मापन नहीं कर सकते। यदि धारा का मापन करना है तो इसके समांतर क्रम में हमें संट प्रतिरोध जोड़ना पड़ेगा। संट प्रतिरोध का मतलब है कि जो धारा है, जैसे किसी सर्किट में से मैं आपको थोड़ा समझाता हूं कि ये हमारे पास में है धारामापी, ये क्या है धारामापी, और इसमें ये शून्य विक्षेप होता है। यहां पर ये 2 टर्मिनल लगे होते हैं। कितने टर्मिनल हैं, 2 टर्मिनल। यहां से करंट जा रही है, इसमें से प्रवाहित होकर बाहर निकल रही है। तो ये माइक्रो एम्पियर की धारा यदि इसमें से प्रवाहित होती है, कितनी, माइक्रो एम्पियर की कोटि की, तब तो ये जो सुई है उसमें विक्षेप आ जाएगा। और थोड़ा जैसे मान लीजिए माइक्रो एम्पियर में तो इधर भी रह जाएगी सुई, इधर भी रह जाएगी। लेकिन जैसे ही आपने मिली एम्पियर या एम्पियर में धारा प्रवाहित की तो ये सुई एकदम से यहां से एकदम सट जाएगी, पूर्ण विक्षेप आ जाएगा। ठीक है, तो ये यहां पर रीडिंग नहीं दे पाता।
जैसे ही मिली एम्पियर की कोटि की धारा प्रवाहित करते हैं तो इसमें विक्षेप पूर्ण स्केल पर आ जाता है और मतलब लिमिट से भी पार हो जाता है। ये इसके द्वारा मापन ही नहीं हो पाता। क्लियर? फिर कैसे करें? तो क्या करते हैं, ये जो वायर है यहां से करंट आ रही है, इसके समांतर क्रम में ऐसे एक बहुत कम मान का प्रतिरोध जोड़ देते हैं जिसको हम संट प्रतिरोध कहते हैं। जिसे क्या कहा जाता है? संट प्रतिरोध। अब ये जो संट प्रतिरोध बहुत कम मान का होता है तो यहां पर धारा आ रही है, धारा के पास में यहां आते ही दो ऑप्शन हो गए कि वो इधर भी जाएं इधर भी जाएं। इसका प्रतिरोध होगा ज्यादा, ये धारामापी और धारामापी का प्रतिरोध व्यवहारिक रूप में 80 से 120 ओम के मध्य होता है। तो यहां से जो धारा है वो इधर से जाना पसंद करती है, कम प्रतिरोध में से जाना पसंद करेगी। तो जो मोस्टली जो धारा होती है वो यहां से गुजर जाती है। जैसे मान लो कि यहां पर 1 एम्पीयर की धारा आ रही है तो यहां से जो मोस्टली धारा इधर से गुजर जाएगी, इधर से तो बहुत कम धारा गुजरेगी। इस स्थिति में अब ये जो विक्षेप देगा वो धारा का मापन कर देगा। किसका मापन कर देगा? धारा का मापन कर देगा। तो जब हम किसी धारामापी के समांतर क्रम में निम्न प्रतिरोध जोड़ दें, देखो ये प्रतिरोध क्या होना चाहिए? निम्न होना चाहिए, धारामापी के प्रतिरोध से कम होना चाहिए, तभी इसके अंदर जो रीडिंग आएगी वो मतलब ये एमीटर की भांति काम करने लग जाएगा। ये 1 एम्पीयर तक की धारा का भी मापन कर लेता है। हालांकि इसमें से 1 एम्पीयर की धारा नहीं बह रही है। अब इसमें से ये तो एक तरीके से धारामापी है, अब इसमें से नहीं बह रही, बट इसको ये इस तरीके से लगाया गया है, संयोजित किया गया है कि इसमें जब धारा प्रवाहित होगी तो उसमें खानों की संख्या इस तरीके से व्यवस्थित है कि वो एक मतलब एम्पीयर की कोटि या मिली एम्पीयर की कोटि का भी धारा का मापन कर लेता है। अब देखिए एमीटर क्या चीज है और कैसे ये काम करता है और धारामापी की सहायता से एमीटर को हम कैसे निर्मित कर सकते हैं, देख लीजिए। विद्यार्थियों, जो एमीटर है वो धारा का मापन करने वाला उपकरण होता है। एमीटर क्या है? धारा का मापन करने वाला उपकरण। धारा का मापन करने वाला उपकरण, मापन करने वाला उपकरण, करने वाला उपकरण। इसकी सहायता से हम धारा का मापन करते हैं। इसे सदैव श्रेणी क्रम में संयोजित किया जाता है। इसे सदैव श्रेणी क्रम में संयोजित करते हैं। धारामापी को कौन से क्रम में जोड़ा जाता है? क्रम में संयोजित किया जाता है। फिर देखिए, एक आदर्श एमीटर का जो प्रतिरोध होता है वो शून्य होता है। आदर्श एमीटर का प्रतिरोध कितना होगा? शून्य, ताकि उसमें से अधिक धारा प्रवाहित हो सके। तो एक आदर्श एमीटर का प्रतिरोध शून्य होता है। हालांकि ऐसा पॉसिबल नहीं है। आदर्श एमीटर का प्रतिरोध, एमीटर का प्रतिरोध शून्य होता है। शून्य होता है। आदर्श एमीटर का प्रतिरोध कितना होता है? शून्य। अब विद्यार्थी किसी भी धारामापी को एमीटर में कैसे बदलेंगे? उसके समांतर क्रम में अल्प प्रतिरोध संयोजित करके, अल्प प्रतिरोध को हम यहां पर संट प्रतिरोध कहेंगे। क्या कहा जाएगा? संट प्रतिरोध कहा जाएगा। धारामापी को एमीटर में बदलने के लिए, एमीटर में बदलने के लिए, एमीटर में बदलने के लिए उसके समांतर क्रम में, उसके समांतर क्रम में अल्प प्रतिरोध संयोजित करते हैं। और उस अल्प प्रतिरोध को हम क्या कहेंगे? संट प्रतिरोध। क्या कहा जाएगा? संट प्रतिरोध। और संट प्रतिरोध को हम एस से पुट करते हैं। संट प्रतिरोध किससे लिखा जाएगा? एस। से को संयोजित किया जाता है, संयोजित किया जाता है।
देखो तो कैसे जोड़ेंगे हम विद्यार्थियों। यहां पर ये है हमारे पास में धारा मापी, क्या है, धारा मापी है। इसके समांतर क्रम में यहां पर हम जोड़ देंगे ये संट प्रतिरोध S। क्या जोड़ दिया, इस धारा मापी का जो प्रतिरोध है वो कैपिटल G है। इसका प्रतिरोध कितना है, कैपिटल G। अब देखो यहां से करंट आ रही है और इसके श्रेणी क्रम में हमने ये पूरा का पूरा, ये जो पूरी व्यवस्था हमने दिखाई है, ये पूरी की पूरी व्यवस्था क्या है, एमीटर है। ये पूरी व्यवस्था क्या है, एमीटर है विद्यार्थियों। पूरी व्यवस्था क्या है, ये जो मैंने डॉट डॉट लाइन से दिखाई पूरा का पूरा एमीटर है। ये तो सिर्फ धारा मापी, इसके समांतर क्रम में हमने ये अल्प प्रतिरोध जोड़ दिया, संट प्रतिरोध जोड़ दिया, तो ये क्या बन गया, एमीटर बन गया है। अब ये क्या बन गया, डॉट डॉट वाली लाइंस के बीच में जो हमने व्यवस्था दिखाई है ये एमीटर को बता रही है। किसे बता रही है, एमीटर को रिप्रेजेंट कर रही है। अब देखो विद्यार्थियों, यहां से हम कंसीडर कर लें कि आई धारा आ रही है, यहां से धारा आते ही यहां इसके पास में दो ऑप्शन हो गए, एक कुछ धारा तो यहां से बहेगी, कुछ धारा यहां से बहेगी। यहां से बहने वाली धारा को मैं आई जी कंसीडर कर लूं तो यहां से कितनी बहेगी, आई माइनस आई जी। देखो आई जी इधर चली गई तो यहां से आई आ रही थी, आई जी इधर चली गई तो इधर कितनी बची, आई माइनस आई जी बच गई, आई माइनस आई जी बच गई। तो ये वाला बिंदु मैं ए ले लेता हूं, ये बिंदु क्या ले लेता हूं मैं, बी ले लेता हूं। देखो बिंदु ए और बी के मध्य जो विभवांतर है वो समान होगा। विभवांतर क्या होगा, समान। तो यहां से देखिए चित्र से, परिपथ से, चित्र से ए व बी के मध्य, ए व बी के मध्य, ए बिंदु और बी बिंदु के मध्य यहां से करंट जा रही है आई जी, प्रतिरोध है कैपिटल जी। तो ए और बी के सिरों पर विभवांतर कितना होगा, आई जी इंटू कैपिटल जी, बराबर दूसरी तरफ विभवांतर कितना होगा, आई माइनस आई जी इंटू में एस, इंटू में एस। तो संट प्रतिरोध का मान कितना हो जाएगा, यहां से संट प्रतिरोध, संट प्रतिरोध की जो वैल्यू है विद्यार्थियों, एस बराबर हमारे पास में क्या निकल कर आ रही है, एस बराबर आई जी अपॉन आई माइनस आई जी इंटू में कैपिटल जी। ये संट प्रतिरोध की वैल्यू आ गई है, संट प्रतिरोध का मान आ चुका है। एस बराबर आई जी अपॉन आई माइनस आई जी इंटू में कैपिटल जी, जहां आई जी है धारा मापी से प्रवाहित धारा और कैपिटल जी है धारा मापी का प्रतिरोध, और ये जो आई है वो है पूर्ण स्केल धारा है, मतलब कुल धारा है ये। तो ये है संट प्रतिरोध। यदि आप लोग एमीटर का प्रतिरोध फाइंड आउट करना चाहें तो कितना हो जाएगा, एमीटर का प्रतिरोध का मतलब हो गया धारा मापी का प्रतिरोध भी और ये संट प्रतिरोध भी, इन दोनों का तुल्य प्रतिरोध। तो एमीटर का प्रतिरोध कितना होगा, एमीटर का प्रतिरोध, और इससे एमीटर के प्रतिरोध को हम आर ए से पुट कर दें, किसके बराबर आएगा, ये दोनों जो रेजिस्टेंस है कैपिटल जी और एस समांतर क्रम में संयोजित है। कौन से क्रम में जुड़े हैं, समांतर क्रम में जुड़े हैं। तो यहां पर आप देखिए, इसे हम क्या लिख दें, समांतर क्रम में तुल्य प्रतिरोध 1/, आर ए बराबर 1/G प्लस 1/S आ जाएगा, 1/G प्लस 1/S। तो यहां से इसको हम क्या लिख दें, 1/, चलिए यहां पर ही देख लीजिए, कैपिटल G इंटू एस और ये आ गया R प्लस एस। तो ये हमारे पास में आर ए बराबर क्या आ जाएगा, G इंटू एस बट्टे में R प्लस सॉरी G प्लस एस ही है, ये भी G प्लस एस, G प्लस एस, ये हमारे पास में फॉर्मूला आ चुका। आर ए बराबर जी एस इंटू जी एस अपॉन जी प्लस एस आ चुका है। तो विद्यार्थी ये था धारा मापी का एमीटर में रूपांतरण। विद्यार्थियों अब हम यहां पर अध्ययन करेंगे धारा मापी का वोल्ट मीटर में रूपांतरण। हमारे पास में धारा मापी है और उसे किस तरीके से वोल्ट मीटर में रूपांतरित किया जा सकता है। तो सुन लीजिए, जो वोल्ट मीटर होता है वो किन्हीं दो बिंदुओं के मध्य का विभवांतर का मापन करता है।
ये सदैव समांतर क्रम में संयोजित होता है और आदर्श वोल्टमीटर का प्रतिरोध अनंत होता है। किसी धारामापी को वोल्टमीटर में बदलने के लिए धारामापी के श्रेणी क्रम में, कौन से क्रम में? श्रेणी क्रम में उच्च प्रतिरोध संयोजित कर दिया जाता है। हमें हाई रेजिस्टेंस वहां पर कनेक्ट कर देंगे। तो देखिए समझ लेंगे यहां पर इसको। पहले तो मैं आपको बता दूं कि वोल्टमीटर क्या चीज है। वोल्टमीटर क्या है? दो बिंदुओं के मध्य का विभवांतर का मापन करने वाला उपकरण। दो बिंदुओं के मध्य के विभवांतर का मापन करने वाला उपकरण। मापन करने वाला उपकरण है वोल्टमीटर। क्लियर? ये सदैव समांतर क्रम में संयोजित होता है। कौन से क्रम में कनेक्ट करेंगे इसको? समांतर क्रम में, परिपथ में समांतर क्रम में जोड़ेंगे। समांतर क्रम में संयोजित होता है। फिर देखिए, एक आदर्श वोल्टमीटर का प्रतिरोध अनंत होता है। आदर्श वोल्टमीटर का प्रतिरोध, आदर्श वोल्टमीटर का जो प्रतिरोध है, रेजिस्टेंस है, वो अनंत होता है। अनंत होता है, अनंत के तुल्य होगा। क्लियर? अब विद्यार्थी किसी भी धारामापी को वोल्टमीटर में बदलने के लिए उसके श्रेणी क्रम में उच्च प्रतिरोध संयोजित कर देंगे। धारामापी को वोल्टमीटर में बदलने के लिए, रूपांतरित करने के लिए उसके श्रेणी क्रम में उच्च प्रतिरोध संयोजित कर देते हैं। उच्च प्रतिरोध संयोजित कर देते हैं। उच्च प्रतिरोध हम जोड़ देंगे। देखो कैसे? ये जैसे हमारे पास में कोई रेजिस्टेंस है, ठीक है, और इस रेजिस्टेंस के सिरों पर ये है दो बिंदु A और B, जिसके सिरों का विभवांतर हमें ज्ञात करना है और उस विभवांतर को हम कितना कंसीडर कर लें? V है। यदि हम A और B बिंदु के मध्य का विभवांतर है मापें तो वो कितना आएगा? V के तुल्य। अब कैसे मापन करेंगे? वोल्टमीटर की सहायता से। तो वोल्टमीटर को इसके समांतर क्रम में जोड़ेंगे। वोल्टमीटर को इसके कौन से क्रम में जोड़ना है? समांतर क्रम में जोड़ना है। तो यहां पर मैं एक वोल्टमीटर संयोजित करूंगा। अब वोल्टमीटर कैसे बनेगा? आप एक धारामापी लीजिए। आप क्या लेंगे? एक धारामापी, और उसके समांतर क्रम में, उसके श्रेणी क्रम में क्या जोड़ दीजिए? आप हाई रेजिस्टेंस जोड़ दीजिए, उच्च प्रतिरोध जोड़ दीजिए। ये जो मैंने दिखाया है इसके समांतर क्रम में, ये सारी की सारी जो व्यवस्था है, इसको हम कहते हैं वोल्टमीटर। ये क्या है? वोल्टमीटर है। ये क्या है? वोल्टमीटर। तो विद्यार्थी इतना समझ में आ जाना चाहिए। ये जो V का मान है, यहां से ये जो V हमने A और B बिंदु के मध्य दिखाया है, तो विद्यार्थी ये जो A और B बिंदु के मध्य का विभवांतर इधर यहां पर माप लें, चाहे इधर का विभवांतर माप लें, सेम विभवांतर होने वाला है। अब देखिए, यहां से धारा आ रही है I, इसमें से IG जाएगी, तो यहां से IG धारा, इसमें से I माइनस IG धारा प्रवाहित होगी। तो यहां से जैसे हम कंसीडर कर लें कि इसमें से बहने वाली धारा कितनी है? IG के इक्वल है, IG के तुल्य है। तो इसके A और B के मध्य का विभवांतर क्या आ जाएगा?
ए व बी के मध्य का विभवांतर, ए और बी के मध्य का विभवांतर, तो इसके सिरों का विभवांतर V, इसके सिरों का विभवांतर, तो इसमें से बहने वाली धारा तो हो गई IG, और प्रतिरोध हो गया कैपिटल G प्लस RH, कैपिटल G प्लस RH, क्योंकि ये दोनों तो श्रेणी क्रम में है, सीधा इनका जोड़ हो जाएगा। तो यहां से देख लीजिए V बट्टे में IG बराबर G प्लस RH, तो यहां से RH जो रेजिस्टेंस हमने जोड़ा है धारामापी को वोल्टमीटर में बदलने के लिए, RH से हमने उसको लिखा है, इससे RH की वैल्यू किसकी इक्वल आ जाएगी, V बट्टे में IG माइनस में कैपिटल G, माइनस में कैपिटल G, ये आ गया हमारे पास में धारामापी को वोल्टमीटर में कन्वर्ट करने के लिए उसके श्रेणी क्रम में संयोजित प्रतिरोध का मान V बट्टे में IG माइनस कैपिटल G। अब देखिए ये यहां पर ये पूरी व्यवस्था क्या है, वोल्टमीटर, तो वोल्टमीटर का प्रतिरोध कितना होगा, मैं यहां पर बता देता हूं आप लोगों को। वोल्टमीटर का प्रतिरोध, वोल्टमीटर का प्रतिरोध, दोनों प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं, इसको मैं RV से लिख दूं जो कि कैपिटल G प्लस RH के बराबर होगा, और ये जो RH होता है वो इस G की तुलना में काफी बड़ा होगा, इसलिए इसको हम नगण्य मानकर छोड़ देंगे। वोल्टमीटर का जो प्रतिरोध होता है लगभग उच्च प्रतिरोध के बराबर ही होगा जो कि हमने धारामापी के श्रेणी क्रम में संयोजित किया है। तो विद्यार्थियों ये था धारामापी का वोल्टमीटर में रूपांतरण। काफी लंबा चौड़ा वीडियो हो गया है, और इसमें आप लोग यदि शुरू से लेकर अंत तक कंटिन्यू बने हुए हैं तो ये अच्छे से समझ में भी आ गया होगा। तो ये थी धारामापी के बारे में संपूर्ण जानकारी। आज के लिए इतना ही। मैं आप लोगों को एक हमारे YouTube चैनल के WhatsApp नंबर आप लोगों से शेयर कर देता हूँ। इन नंबर पर आप मैसेज करेंगे, सिर्फ WhatsApp करना है, मैसेज करना है, कॉल नहीं करना है, और यहाँ से आप क्या प्राप्त कर लेंगे, नोट्स प्राप्त कर सकते हैं। क्या प्राप्त कर लेंगे, नोट्स। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद दोस्तों।